हालांकि ज्योतिषी जो है वो आपको कभी भी पाखंडी नहीं बनने देना चाहता, अगर वो अच्छे मायने में ज्योतिषी है तो। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में। आप लोग जिनकी कुंडली नहीं आएगी वो नाराज नहीं होंगे और ये नहीं सोचेंगे और ये नहीं लिखेंगे कि अब से मैं कुंडली में कमेंट नहीं दिखूंगा, कार्यक्रम नहीं देखूंगा। ऐसा नहीं है, आप लोग लिखते रहिए और देखते भी रहिए। मैंने उसके लिए अलग से लोग रखे हैं जो आपके प्रत्येक कार्यक्रम को देखने के बाद जो आप कमेंट करते हैं और जो सवाल पूछते हैं, मैं स्वयं भी देखता हूँ और लोग भी हैं जो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। इस वजह से मैं सबसे पहले आप लोगों से यही बात कहूँगा कि इससे निराश होने की और उदास होने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप लिख रहे हैं, बिल्कुल लिखिए और बिल्कुल ही आपकी कुंडली चुनी जाएगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इस हफ्ते जिनकी कुंडली मैंने चुनी है, इनका नाम है सिंपल पूजा, नाम से इनकी आईडी है। इन्होंने अपनी बेटी की कुंडली मुझे भेजी है। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बता देता हूँ। अगर आपका जन्म श्रावण माह में हुआ है तो आप शम दुख सुख चित ऐसी स्थिति में चले जाते हैं। मतलब दुख और मतलब सुख दोनों ही व्यक्ति के लिए बराबर का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर डालते हैं। वो व्यक्ति ना तो कभी दुख में और ना तो कभी सुख में, उदास और हताश या निराश या बहुत ज़्यादा अति प्रसन्नता की स्थिति में जाता है। वो हमेशा बैलेंस बना करके रखता है। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से प्रभाव बढ़िया रहता है। कई बार चंद्रमा यहाँ पे जो है वो बलवान हो जाते हैं, बली हो जाते हैं। और उसके अतिरिक्त एक बात और भी होगी कि व्यक्ति के जीवन में जो है वो साहस, बल, पराक्रम, ढाढ़स और अपना जो है वो मेंटेन करने की जो क्षमता है वो बना करके रखने की आवश्यकता महसूस होती है। उत्तरायण वालों के मुकाबले थोड़े से तकलीफों में जीना पड़ता है, ये एक सामान्य सी बात हो सकती है, जहाँ शुभ ग्रहों का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के दिमाग में कई सारी चीजें बनती हैं, ऐसा संभव है। और व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे विचारों के बनने का प्रक्रम चलता रहता है। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के चंद्रमा पावक होंगे, जो व्यक्ति को आर्थिक रूप से प्रभावित करेंगे, सामाजिक रूप से प्रभावित करेंगे, मानसिक रूप से प्रभावित करेंगे और साथ ही साथ कई तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करने और परेशान करने का जो है वो दम रखते हैं। इस वजह से आपको यहाँ पे शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी के मंदिर को धोना, शिव जी के मंदिर का दर्शन आदि आदि चीजें। जैसे चंद्रमा को खुश करने के लिए आप पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे चंद्रमा कमजोर है, इस वजह से आपको मैं ये बात कहूंगा कि अपने आप को संतुलित करने पे आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए। आगे बढ़ो। बुधवार को जन्मे हैं आप, इस वजह से बुद्धिमान है, यशस्वी है, आपकी बुद्धि लब्धि क्षमता महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण बनी भी है और उसका लाभ आपको मिलता भी रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति मेडिकल के सेक्टर में काम कर सकता है। मेडिकल और कई बार व्यक्ति जो होता है वो सर्जन वगैरह भी बन सकता है। दवाइयों से संबंधित, फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित क्षेत्रों में काम कर सकता है। वणिजकरण ध्रुव योग ये बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति खुद की क्लिनिक और कई बार ध्रुव योग में जन्मे होने से अटल, अविनाशी और चिरंतन होता है। मतलब नाम कमाने वाला और जो भी काम करने के लिए ठान ले उसको पूरा करके ही दम लेता है। ये इनकी कुंडली का पंचांग है। ये तो रही पंचांग की बात, पर पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है? पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि इनकी कुंडली में ये शूद्र वर्ण और देवगण की जन्मी है। इस वजह से व्यक्ति के पास भविष्य को समझने की क्षमता बढ़िया है, मजबूत है और इच्छा शक्ति जो है वो बिल्कुल ही तेजस्विता को रख करके रखने वाला है। एक बात और भी है, व्यक्ति में दैवत्व का प्रभाव रहेगा और साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो राजसिक और तामसिक ना होकर के सात्विक प्रवृत्ति को धारण करने वाला है। मतलब उसके जीवन में संतोष वृत्ति रहेगी, प्रवृत्ति से ज्यादा निवृत्ति का मार्ग व्यक्ति अपनाता है। मतलब वो दुनिया में सटना नहीं, दुनिया से दूर होना चाहता है और अपने आप को परमात्मा के हवाले करना चाहता है, भगवान के भरोसे रखना चाहता है। अगर ये रहे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। सबकी सेवा करना और सबका ख्याल रखना, व्यक्ति सामाजिक क्षेत्रों में सेवा करके उपलब्धि हासिल कर सकता है। अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली में सबसे पहले लेके आता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो इनके इस सवाल का उत्तर दे दें कि इन्होंने पूछा है क्या ये डॉक्टर बन सकती हैं। डॉक्टर बनने के लिए मैंने अलग से एक कार्यक्रम बनाया हुआ है, डॉक्टर बनने के योग। आप उस पर सर्च करेंगे
तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले अष्टम भाव के मंगल ये बहुत अच्छे, और उस पर शनि की 7वीं दृष्टि, ये बहुत अच्छी बात है। ये डॉक्टर योग होता है, मतलब अष्टम भाव से जब शनि और मंगल का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। दूसरे नंबर पे छठे भाव के अधिपति जो बनते हैं वो बुध बनते हैं। अगर इनके ऊपर, छठे भाव के अधिपति के ऊपर मंगल और शनि का प्रभाव बन जाए तो व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है। देखिए, छठे भाव के अधिपति बुध के ऊपर मंगल की 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि पड़ेगी, और छठे भाव से तीसरे पापग्रह का बैठना छठवें भाव का बल बढ़ा देगा, और वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं। और शनि भी जो बैठे हैं वो एक ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो उनका परम मित्र होता है, और वो अच्छे बैठे हैं। इस वजह से दूसरा भाव जो होगा वो बलवान होगा। तो दूसरा भाव बलवान होगा तो व्यक्ति के पास धन, व्यक्ति के पास वाणी, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का चेहरा और व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति का स्वभाव, ये गंभीर, बढ़िया, बेहतर, अनुकूल और बिल्कुल भी प्रतिकूल नहीं होगा। इस कारण से तो ये 2 चीजें बन जाती हैं। तीसरे नंबर पे डॉक्टर बनने के लिए अगर चतुर्थ भाव के अधिपति किसी पापग्रह से संपर्क रखते हो, या वो स्वयं पापग्रह हो, या वहां पे कोई पापग्रह या क्रूर ग्रह बैठा हो, तो व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, बनने की तैयारी कर सकता है। जैसे देखिए, चंद्रमा यहाँ सबसे पहले पापग्रह बने हैं, जो नैसर्गिक रूप से शुभग्रह नहीं होते, शुभग्रह होते हैं, पर इनकी कुंडली के लिए वो पापग्रह बने हैं। और चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्रमा देखिए राहु के साथ, बुध के साथ और गुरु के साथ बैठे हैं। ये चीजें अच्छी भी होंगी क्योंकि चंद्रमा के साथ 2-2 शुभग्रह और एक शुभग्रह, यहाँ पे 4 हो, ये वस्तुतः जो तीसरा भाव बन रहा है ये समस्त शुभग्रह बन रहे हैं। यही कारण है कि व्यक्ति कई बार उसको मेहनत और मशक्कत ज्यादा करनी पड़ सकती है, परंतु चंद्रमा के तीसरे भाव में बैठने का एक अलग प्रभाव रहेगा। और साथ ही साथ जन्म कुंडली में इस भाव के अधिपति का पीछे बैठना, गुरु और चंद्रमा का प्रभाव एक साथ रहना, बुध स्वग्रही होकर के बैठे हैं और राहु इसको बल देंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा किया गया कोई भी काम, मतलब जो भी वो पराक्रम करने वाला है या जो भी उसकी इच्छा है, जो भी मंशा है, वो उसकी पूरी हो जाती है। ये भी एक अच्छी बात है। और चौथे भाव पे सूर्य जैसे ग्रह का बैठना एक अलग तरीके का भाव पैदा करेगा, और उस पर शनि की दृष्टि, ये एक अच्छी बात होगी क्योंकि 2-2 पापग्रहों का प्रभाव जब चतुर्थ भाव से होगा, और चतुर्थ भाव के ऊपर स्वयं राहु के साथ बैठे हैं, केतु का प्रभाव है, मंगल की दृष्टि है, पीछे शनि और शुक्र इस भाव को बलवान देंगे। कैसे? क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति जहां बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी तरफ देखिए, चतुर्थ भाव के अधिपति जहां बैठे हैं उसके ठीक पीछे 2-2 अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव का बल बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति जिस चीज के लिए, जिस चीज को पाकर के कोई आवश्यक नहीं है कि ये यही बनना चाहे। अगर मान लीजिए कल को अगर ये कुछ और भी बनना चाहे, या कल इनके सामने कोई और अलग ऑप्शन दिख जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसमें सफल नहीं होंगे। मैं ये किसी भी क्षेत्र के लिए ये बात बोल सकता हूं कि ये जो स्थिति बन रही है वो व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफल करने के लिए काफी है। पर समस्या कहाँ हो सकती है? समस्या है इनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ज्यादा कमजोर है। आपको इनके चंद्रमा को संतुलित करने का दबाव आपके ऊपर रहेगा। मतलब मेरे कहने का है कि आपको इनके कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता होगी। आपको इन्हें बताते रहना होगा कि ये सही है, ये गलत है, ये चीजें तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती हैं, ये चीजें तुम्हारे लिए बुरी हो सकती हैं। एक बात बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, और बिल्कुल निकट से आकर के इस बात को बहुत ही गहराई से समझिएगा कि जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है, जब उसके जीवन में धर्म होता है, तो वस्तुतः वो धर्म उससे उसके बहन की, वो धर्म उससे उसकी माता की, वो धर्म उससे उसके पिता, उसके भाई, उसके रिश्ते, उसके नाते, उसके रिश्तेदार, उसकी दुनिया, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी, क्योंकि ये हमारे सबसे निकट होते हैं। उसके बाद हमारी संस्कृति, हमारा जो संस्कार है वो उससे लिपट करके इन सबकी रक्षा करता है। जो धर्म से कमजोर होगा ना, जिसके संस्कार कमजोर होंगे, क्योंकि संस्कार जो है वो धर्म से ही आता है। जब धर्म, संस्कार की परिभाषा कहाँ है? धर्मों में, किताबों में, पुस्तकों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में। तो वो पढ़ेगा तो उसके अंदर वो संस्कार विकसित होंगे। जो संस्कार से हीन हो जाता है उस बेटे पे कभी माता भरोसा ना करे, क्योंकि वो संस्कार से च्युत हो गया है। तो इस वजह से कभी कभी भी आपके ऊपर जब कोई दबाव आएगा बाहर का, बाहरी जो आक्रांता जब आप पे परेशान करेंगे, आपको परेशान करेंगे,
तब वो हो सकता है कि हाथ खड़े कर दे और आपकी सुरक्षा का दायित्व तो न संभाल सके। धर्म आपको सुरक्षित करता है, धर्म सुरक्षित रखने का और रहने का आदेश देता है। जिसका धर्म मजबूत है उसके संस्कार मजबूत हैं। जो संस्कारों से कमजोर है वो बेटा न तो अपनी माता की सुरक्षा कर सकता है, न तो भारत माता की सुरक्षा कर सकता है, न तो अपने संस्कृति की सुरक्षा कर सकता है, न तो अपने पत्नी का सुरक्षा कर सकता है, न तो अपनी बेटी का सुरक्षा कर सकता है। वो किसी की भी सुरक्षा में शामिल नहीं होगा। वो सबसे पहले अपनी जान बचाएगा, फिर उसके अंदर ये भाव कमजोर हो जाएंगे, पहले अपनी जान बचाओ। फिर वो भाव खत्म हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे अपने माता, अपने पिता, अपनी बहन, अपना भाई, अपने सब 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 सबके सुरक्षा की जिम्मेदारी वो स्वयं पे ले लेता है जब उसके अंदर धर्म जागृत रहता है तो। अन्यथा वो मैदान छोड़ के भाग जाएगा। इस वजह से संस्कार के और इस वजह से धार्मिक होने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म ही आपको इन सब चीजों पे बढ़ने के लिए और कहने के लिए प्रेरित करता है। विचार कर लीजिएगा, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि अगर ये नहीं रही बात आपके बेटे में तो आप उस पर भरोसा ना करें। और वो मजबूत नहीं हो सकता, वो खोखला होता है। वो सिर्फ हो सकता है कि बॉडी बिल्डिंग में आगे हो, वो शारीरिक रूप से दो लोगों को थप्पड़ लगा सकता है, पर वस्तुतः जब बात पूरे जमात की होगी तब वो हार जाएगा। ये बात है। हमारे बच्चों को संस्कार इसीलिए दिए जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पे मैं संस्कार की बात कर रहा हूँ। तो चूंकि सूर्य कर्क राशि में बैठे हैं चतुर्थ भाव में, और गुरु जो है वो वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि में बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति के अंदर गुरुत्व का भाव जागृत करने की आवश्यकता होगी। इसको सिखाना होगा। धर्म, सभ्यता, संस्कृति और प्रभाव, इन सब चीजों का ज्ञान इसे देना होगा, कहीं ये उर्बन नक्सल ना हो जाए। हाँ, क्योंकि आजकल उसकी हवा बड़ी तेज चली है, तो ये बात होगी। इसका दबाव आपके ऊपर काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो निर्णय देने वाले होते हैं, और गुरु जो है वो ज्ञान कराने वाले होते हैं, और बुध जो है वो उसमें मेंटेन करने वाले होते हैं, और राहु उसी चीज का रूप धारण कर लेने वाले होते हैं। गुरु का ज्ञान अगर कमजोर होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा, तो चंद्रमा भी समझ नहीं पाएंगे और व्यक्ति गलत रास्ते पे भी जाने को उत्सुक हो जाता है या तैयार हो जाता है। ये बात समझने वाली है। इसका दबाव आपके ऊपर रहेगा। ये 3-4 चीजें इनको डॉक्टर बना सकते हैं। अब बल की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं इनकी कुंडली में बल देखूं तो सूर्य जन्म कुंडली में जो बैठे हैं, इस कुंडली के लिए सूर्य अच्छे होते हैं, वो बैठे भी ठीक है, और मैं समझता हूं कि वो त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे हैं। शनि की दृष्टि है जो दशम भाव के अधिपति, योग कारक ग्रह स्थिति और योग कारक प्रभाव रहेगा। लेकिन मेष लग्न की कुंडली के लिए शनि योग कारक नहीं होते, वो सिर्फ इस वजह से एक भूमिका में आ जाएंगे क्योंकि केंद्र के और त्रिकोण के अधिपति को का संबंध दृष्टि का बन रहा है, इस वजह से ये बात बनेगी। लेकिन इसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा। इसका एक अर्थ ये भी निकलेगा कि आपको अपने पिता के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, और अपने प्रभावों को मजबूत करने के लिए हमेशा ही अपने आप को कई बार प्रूफ करना पड़ता है, या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है, लाभ प्राप्त करने में दिक्कत होती है, क्योंकि लाभेश जो है वो लाभ को देखेंगे तो मिल तो जाएगा, पर चूंकि जो परिणाम भाव है, जैसे मेहनत करने के बाद परिणाम, इस पे शनि की जब दृष्टि जाएगी तो इस पे कई बार ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण सिर्फ राहु केतु ही नहीं लगाते, शनि देख करके भी कई बार ग्रहण का अर्थ सिर्फ राहु केतु से नहीं लगाना चाहिए। ग्रहण का मतलब उसमें विलंब से और उसकी ज्योति को कमजोर करने से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को रोशनी में जो कमजोरी पैदा करती है वो राहु और केतु के दृष्टि के कारण और उनके आने के कारण होता है। ठीक वही बात यहाँ पे सूर्य और शनि के दृष्टि संबंध का भी हो जाएगा। शनि देख रहे हैं, सूर्य तो नहीं देख रहे, पर चूंकि सूर्य जो है वो यहाँ से तृतीय एकादशवें के संबंध में है, इस वजह से इनका प्रभाव जरूर ही रहेगा, कहीं ना कहीं से एक प्रभाव जरूर रहता है। क्लियर है? इस कारण से आपको इस पे ध्यान देना होगा कि व्यक्ति जो है वो मेहनत करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है, मेहनत करने के बाद व्यक्ति चमक जाता है, तो ये चमक है। इस पे शनि की दृष्टि होगी तो उस पर धुंधला करने का वो एक सफल या असफल, अब कैसा प्रयास करेंगे इस पे बात करते हैं। तो वो कई बार बिल्कुल टक्कर कांटे की होगी, क्योंकि शनि भी जो बैठे हैं वो बलवान होकर के बैठे हैं, कमजोर नहीं बैठे हैं, और सूर्य भी जो है वो बलवान होकर के ही बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कि सूर्य का प्रभाव जब दशम स्थान पे पड़ेगा, यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के बैठे हैं, और मंगल जैसे अपने सामान्यतया एक समान ग्रह से देखे जा रहे हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं होता तो बहुत बुरा भी नहीं होता है।
इस वजह से मंगल का प्रभाव, और सूर्य के ऊपर शनि जैसे पापक ग्रह की दृष्टि है, और उस सूर्य के ऊपर जरा गौर से देखिए तो किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन शनि के ऊपर एक बड़ी अच्छी बात होगी कि इस भाव से ठीक आगे तीन तीन शुभ ग्रह बैठे हैं। इस वजह से शनि का बल यहाँ पे बढ़ता दिखेगा, चंद्रमा का बल यहाँ पे कमजोर होता दिखेगा, बुध का प्रभाव यहाँ पे लाभदायक होगा, व्यक्ति को कम्युनिकेटिव बना देगा, कम्युनिकेशन का माहिर, और वो अपने मेहनत के बाद किए गए परिणाम को प्राप्त कर लेगा। परंतु मशक्कत होगी बाकी, ये बात मैं पहले ही कह देता हूँ। वो इतनी आसान परीक्षा नहीं है, इस वजह से मैं ये बात कह सकता हूँ कि आपको हल्के में नहीं लेना होगा, क्योंकि प्रतियोगिता भाव के अधिपति स्वग्रही हैं। इस भाव से केंद्र में तीन तीन शुभग्रह, और इस भाव से तृतीयस्थ अगर कोई पापग्रह बैठा हो तो इस भाव का बल है। इसका मतलब है कि सूर्य तो ठीक ठाक है ही, क्योंकि दशम स्थान पे देख रहे हैं, उसके अतिरिक्त छठा भाव भी बलवान हो रहा है, तीसरा भाव भी बलवान हो रहा है, दूसरा भाव भी बलवान हो रहा है, और नवा भाव भी बलवान हो रहा है, साथ ही साथ अष्टम भाव भी बलवान की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि अगर देखें तो अष्टम, नवम, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय और छठा, ये सब भाव अच्छे बन रहे हैं। तो भाव अगर बहुत अच्छे बन रहे हों तो राशियां भी कई बार मजबूती से, प्रखरता से अपना परिणाम देने लगती। अब मैं नक्षत्रों पे चर्चा करता हूँ। यहाँ पे इतनी सी बात छोड़ देते हैं, थोड़ी सी चर्चा नक्षत्र पे करने से पहले कुंडली में अच्छी स्थिति बता देता हूँ। लग्न के अधिपति का अष्टम में स्वग्रही होना अच्छा होगा, नक्षत्र पे बताऊंगा बाद में। धन भाव के अधिपति का धन भाव में बैठना, और जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति के साथ बैठना, और त्रिकोण के अधिपति को देखना, सूर्य को देख रहे हैं, और सप्तम भाव के अधिपति को देखना, ये अच्छी बात होगी। व्यक्ति खुद की क्लिनिक या खुद का कुछ काम भी शुरू कर सकता है। उसके बाद धन भाव ठीक बना है, तृतीय भाव के अधिपति का तृतीय में बैठना, तीन तीन शुभग्रह के साथ बैठना, दो दो शुभग्रहों का प्रभाव, पर वहां पे वो भाव जो है वो कई बार आपको मेहनत भी करवाएगा, क्योंकि वहां पे जो साहस है, जो एक पराक्रम होता है, वो थोड़ा कमजोर भी होगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का पीछे जाना, माता से सुख पर माता अनुशासित रहे तो ज्यादा बढ़िया है। वहां पे बाहर से कई बार देखने में सब चीजें अच्छी लगती, पर कई बार जब आप उसके निकट जाते हैं तो कमजोरी बढ़ जाती है। मतलब कई बार दाम्पत्य में भी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जहां पे आप बहुत अच्छे बाहर से सारी चीजें बहुत टिप टॉप लगती हैं, पर जब जैसे ही अंदर जाते हैं वो पर्दे के पीछे का जीवन जो है वो बड़ा कमजोर सा दिखता है। तो आपको विवाह करने से पहले भी कुंडली मिला लेने की आवश्यकता होगी, विवाह विलंब से ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ये चीजें ठीक है। जलन रहती है अंदर, मतलब दिमाग जलता रहता है, उग्रता रहती है, व्यग्रता रहती है, और कई बार व्यक्ति को हृदय से संबंधित क्षेत्रों में समस्या भी होते देखी जाती है। क्लियर है। पंचम भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना, ये केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा, और वस्तुतः जरा गौर करिए तो सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का प्रभाव बड़ा ही व्यक्ति को विलक्षण प्रतिभा का धनी बना देगा। ये आगे बताऊंगा कैसे। वस्तुतः पंचम भाव के अधिपति शनि मंगल से प्रभावित हो, राहु से प्रभावित हो, केतु से प्रभावित हो, उनके पीछे के भाव कमजोर बन रहे हों तो कई बार वो प्रभावित करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन पंचमेश पे शनि की दृष्टि, जो कि दशम भाव के अधिपति, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और कई जगह से व्यक्ति धन कमाता हुआ देखा जाता है। क्लियर है। छठे भाव के अधिपति और तीसरे भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में स्वग्रही, इस वजह से मैं समझता हूं कि इस भाव से तृतीयस्थ, ये बात बता चुका हूं, बहुत अच्छी बात है। प्रतियोगिता का भाव बलवान है, आगे नक्षत्र पे चर्चा करूंगा। सप्तम भाव के अधिपति का स्वग्रही होना, ये खुद का काम भी व्यक्ति कर सकता है, और विवाह विलंब से ना हो, पति जो है वो पश्चिम दिशा से आए तो ज़्यादा बढ़िया रहे, और अगर वो वृषभ राशि का हो तो ज़्यादा बढ़िया रहे, मिथुन राशि का रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहे, तुला राशि का रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहे, सिंह राशि का रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहे, धनु राशि का रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहे। ये चीज़ें होती। विवाह वगैरह अगर उत्तर दिशा की तरफ से हो तो भी बहुत बढ़िया रहे, ये चीज़ें बनती है। सप्तम भाव के अधिपति स्वग्रही शनि के साथ, इस वजह से उम्र में थोड़ा बहुत अंतर होता है, शनि के साथ संबंध ये सामान्य सी प्रक्रिया है, पर इसको बहुत ज्यादा हैवी नहीं लेना है। अष्टम भाव के अधिपति का अष्टम में बैठना, ये धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और साथ ही साथ रिसर्च का क्षेत्र, उच्च शिक्षा का क्षेत्र, विदेश गमन, विदेश में वास करना, विदेशी डिग्री लेना, और साथ ही साथ धर्म और पुण्य का काम, और डीप थॉट एनालिसिस करने वाला, विचारों में मंथन करने वाला, विचारों का बड़ा ही प्रखर और स्वतंत्र विचारधारा अपना करके काम करने वाला, साथ ही साथ एक ऐसे जगह से उसकी पहचान हो जाती है जो सामान्यतः कोई पहचान नहीं पाता है। जैसे मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, कई बार मैं आपको सामने से ही बात कहता हूं, बहुत बड़े बड़े जो हैं वो नेता कई बार अपनी कुंडलियां भेजते हैं, पर गुप्त तरीके से भेजते हैं, बताते नहीं हैं कि हाँ मैं किसी ज्योतिषी के संपर्क में हूँ। दरअसल कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो किसी ज्योतिषी के संपर्क में ना हो, कोई भी ऐसे धर्मगुरु नहीं है जो किसी ज्योतिषी के संपर्क में ना हो। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है और होना भी चाहिए,
पर अलग बात है कि कई बार उस पर जो है वो बहुत बड़ा जो है वो इशू क्रिएट कर दिया जाता है, ये बात है। हालांकि ज्योतिषी जो है वो आपको कभी भी पाखंडी नहीं बनने देना चाहता, अगर वो अच्छे मायने में ज्योतिषी है तो अष्टम भाव ये ठीक रहेगा व्यक्ति किसी भी चीज़ को जानने में, समझने में, और यहाँ पे व्यक्ति को अपने आयु पे विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयु अच्छी है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, ज्ञान संपन्न है और कुछ नया खेलकूद के क्षेत्र में भी कर सकता है। ज्ञान बड़ी अच्छी है, पारंगतता बड़ी अच्छी रहेगी, उत्साह हमेशा बना रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहे। नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में उसे देखना, धर्म का प्रभाव, पूर्वजों का आशीर्वाद, पितरों का बल, ज्ञान का प्रभाव, उच्च शिक्षा का क्षेत्र, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। आगे और भी बताऊंगा कब वो कमज़ोर हो, क्योंकि राहु और केतु के संपर्क में है तो कई बार वो चीज़ें थोड़ी बहुत कमज़ोर हो सकती हैं, क्योंकि वही 12वें भाव के भी अधिपति होते हैं जो आपके पराक्रम के प्रभाव को कमज़ोर करेंगे, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति के ऊपर शनि का प्रभाव भी है। क्लियर है? दशम भाव के अधिपति का द्वितीयस्थ जाना ये बहुत अच्छा, धन और व्यक्ति अपने कर्म के बल पे अपना धन हमेशा कमाता रहता है। पिता से पैतृक संपत्ति अर्जित करता है, पिता से निकटता भी होती है, वैचारिक मतभेद नहीं होते, पिता का सर्वस्व सुख भी भोगता है। माता बहुत ही पारंगत, ज्ञानी, ज्ञान संपन्न और कई प्रकार से व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए हमेशा ही आतुर रहती है और उसको लेकर के चिंतित रहती है। ये बात क्लियर है और बिल्कुल यही बात होगी। आप मेष लग्न के हैं, मेष लग्न के लोग जिम्मेदार होते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अपने कंधे पे भार वहन करके चलने वाले होते हैं। बहुत छोटी अवस्था से ही स्वप्न देखने लगते हैं, राजा के निकट जाकर के बैठने का प्रयास करते हैं, ये छोटी अवस्था में ही कई बार पुरस्कार अर्जित कर देते हैं। ज्ञान संपन्न होते हैं और गूढ़ और रहस्यमयी होते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं। सुंदर होने के बावजूद भी इनको कई बार थोड़े सांवले हों संभव है, लेकिन मेष लग्न के लोग फुर्तीले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञान से युक्त होते हैं और दारोमदार समाज का, लोगों का, गरीबों का, अमीरों का, सबको एक साथ कैसे इकट्ठा करके चलना है इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्रिएटिव होते हैं, कुछ नया निकाल करके देना समाज को इनके वश में बड़ा आसानी से आ जाता है। ये दशम भाव की स्तुति थी। एकादशवें भाव के अधिपति धन महाधनी योग बनेगा, ये स्तुति बन रही है। 12वें भाव के अधिपति आपके पराक्रम को कमजोर करना है। तो ये तो भाव की चर्चा रही। अब इस कुंडली में धन योग के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना गुप्त तरीके से धन देता है, व्यक्ति टेबल के नीचे से भी घुसखोरी करके भी पैसे कमा सकता है। धन भाव के अधिपति का धन में बैठना दशम भाव के अधिपति के साथ महाधनी योग बनेगा। तृतीय भाव के अधिपति का तृतीय में जाना कम्युनिकेटिव और अच्छे माइंडसेट का बना दे। वहीं चतुर्थ भाव के अधिपति का पीछे जाना धन हानि और कई बार माता के स्वास्थ्य का कमजोर होना, उनको कोई ना कोई दवाइयां चलती रहें, ऐसी भी स्थिति देखी जाती है। धन के मामले में पंचम भाव के अधिपति का महाधनी योग ये भी रहेगा और ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, तो कई तरीके से व्यक्ति को लाभ देता रहे। छठे भाव के अधिपति का ऋण में ये निर्धन योग बनाए और व्यक्ति को कई बार देने के बाद निकलता नहीं है और कई बार व्यक्ति खाली देता रहे, निकले नहीं, उसका आउटपुट ना मिले। सप्तम भाव के अधिपति का धन में जाना ये कई बार व्यक्ति को खुद का व्यापार करवाए, मैंने बताया, लेकिन कई बार ये धनी योग भी बना देता है। अष्टम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना लग्नेश होकर के ये अशुभ नहीं होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन वहां पे व्यक्ति को कई बार पैतृक संपत्ति और रैंडम एक्सेस हो जाता है, तुरंत ही अचानक ही मंगल की दशा में या कई बार शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में व्यक्ति को धन लाभ हो जाता है। क्लियर है? नवम भाव के अधिपति का नवम भाव को देखना ये भाग्य के रूप में धन व्यक्ति को मिलता रहता है। व्यक्ति का मन उदास न हो, चंचल न हो, स्थिरता रही और काम में बड़प्पन भी बनता रहे, व्यक्ति को इन सब चीजों से लाभ होता रहे। हालांकि धन भाव के अधिपति का संबंध जब धन भाव से हो और धन भाव के अधिपति का संबंध धन भाव से बना, केंद्र के अधिपति के साथ धनेश का संबंध बन रहा हो, भाग्य के अधिपति का संबंध भाग्य से बन रहा हो, तो भाग्य का भी प्रभाव धन के रूप में परिवर्तित होता रहता है, भाग्य भी धन के रूप में बदलता रहता है और मिलता रहता है। क्लियर है? दसवें भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना यह धनी योग, एकादशवें के अधिपति का धन में जाना धनी योग होगा, 12वें के अधिपति का तृतीय में आना यह विपरीत राजयोग का निर्माण कर सकता है। अब नक्षत्रों पर चर्चा करें तो सूर्य बढ़िया है, चंद्रमा ठीक है, मंगल जन्म कुंडली में क्रिएटिव दे रहे हैं, क्रिएटिविटी दे रहे हैं और क्रिएटिव बना रहे हैं और कुछ नया बनाने का दबाव व्यक्ति के ऊपर हमेशा रहता है। कुछ वो कर लेना जो किसी ने नहीं किया हो, ये व्यक्ति सोचता रहता है, कॉपी नहीं करना चाहता। बुध जो है वो जन्म कुंडली में आपको बहुमुखी, बहुआयामी और कभी कभी कंफ्यूज करने का काम करेंगे। बुध की दशा में कंफ्यूजन में मत रहिएगा। गुरु जो है वो आपको धर्म से विमुख करने का काम करेंगे, बड़े जनों का आदर नहीं करने का काम करेंगे। कई बार व्यक्ति के जीवन में कई बार कलुषित विचारधारा के लोग भी आते हैं और कई बार व्यक्ति गलत ट्रैक पर भी जाता है। ये खास करके राहु की दशा में और शुक्र की दशा में चीजें हो सकती हैं।
शुक्र के, गुरु के बाद शुक्र कहता हूं तो शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं, ये धनवान और धनाढ्य बनाने में आपको सहयोगी आपके लिए हो सकते हैं। शनि जो है वो आपको कंफ्यूज करेंगे और कई बार आपको सरकारी नौकरी का लाभ देंगे। ये शनि का प्रभाव, नक्षत्र का प्रभाव मैंने बताया। राहु जन्म कुंडली में बलिष्ठ हैं, साहसी हैं, बहुआयामी, इंटरनेट से जुड़ करके काम करना, ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना, किसी को कन्विंस करना, ये सब चीजें आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बनी है। केतु आपको धार्मिक बनाएंगे, बुद्धिमान और अनुभवी भी बनाएंगे, ये नक्षत्र का प्रभाव। बल में मंगल के पास बल ज्यादा रहेगा, शुक्र के पास भी बल ज्यादा बढ़िया रहेगा, सूर्य भी ठीक है। शनि और सूर्य लगभग एक अंक ही पा रहे हैं, मतलब एक समान प्रभाव के साथ दोनों उपस्थित होंगे। इस वजह से मैं समझता हूं कि दशम भाव, एकादशवां भाव और पंचम भाव ये दोनों बराबर बल के साथ उपस्थित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि करियर और यश दोनों साथ साथ चलता रहे। दाम्पत्य, लग्न के अधिपति यहाँ पे गौर करिए, यहाँ का जो पंचमेश है वो यहाँ का लग्नेश बन गया, पति प्रेम करने वाला होगा। चंद्रमा नीच के बैठे हैं, कुंडली मिला लेना चाहिए। बुध नीचा भिलासी है, तो यहाँ पे चंद्रमा और बुध कई बार दोनों को कंफ्यूज करते रहते हैं। प्रेम रहेगा, एक संततिवान या कई बार एक ही तरीके की संतति। मंगल राहु के साथ साहस, और व्यक्ति के जीवन में मैं एक चीज और देखूं तो पति धन कमाने वाला होता है और धन सेठ होता है। साथ ही साथ गुरु का प्रभाव स्वग्रही शनि से देखे जा रहे हैं। इस वजह से मैं कहूंगा कि व्यक्ति की कुंडली में शनि का प्रभाव अष्टम भाव पे भी है, गुरु का प्रभाव अष्टम भाव से भी समाहित है। इस कारण से व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या कई बार होती है। गुरु और राहु और शनि की दशाओं में ऑपरेशन वगैरह की नौबत भी आती है। ये भी 5 नंबर की कुंडली, गुरु का बैठना, शनि का यहाँ से देखना विलंब, राहु और बुध का देखना, ये कम्युनिकेशन का दे देते हैं, माहिर बना देते हैं। और मंगल का प्रभाव, गुरु मंगल शिक्षकीय गुण, व्यक्ति शिक्षक भी बन सकता है, किसी को कुछ समझा करके, किसी को कुछ बता करके, किसी को कुछ सिखा करके धन अर्जित कर सकता है, खुद का काम आराम से कर सकता है, कोई मशक्कत वाली बात नहीं होगी। दशम भाव के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं 12वें चंद्रमा के साथ, इस वजह से आपका करियर कुछ हिस्से में विदेश या जन्म स्थान से दूर भी जा रहा है। ये मेष लग्न की कुंडली के लिए 5 अंक बहुत अच्छा रहे, पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहे, तारीख 1, मैंने कहा 5, 1 नहीं 5, दिन मंगलवार बहुत बढ़िया रहे। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के लिए सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि अच्छी रहे। मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगल, सूर्य और गुरु बहुत अच्छे होते हैं। इस कुंडली के लिए बुध और शुक्र अच्छे नहीं होते, मतलब कमजोर परिणाम दे सकते हैं। शनि अशुभ परिणामों को देने वाले और कई बार धन हानि भी कराने वाले, या कई बार शनि की दशा में व्यक्ति का मन उचाट होता है। आपकी कुंडली अभी मिथुन राशि के ऊपर है, जिसके ऊपर से ढैया का प्रभाव कमजोर और खत्म होने वाला है, ये स्थिति बनती है। दशाओं के क्रम में अगर बात करूं तो कौन से ग्रह कितने परिणाम देंगे? सूर्य हमेशा ही अच्छे परिणाम देंगे, चंद्रमा आधा परिणाम करेंगे, मंगल अच्छे परिणाम करेंगे हमेशा ही, बुध अशुभ परिणाम करेंगे। इस वजह से उनकी दशा में आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, रुक करके स्टडी करके कोई भी निर्णय लेने से पहले सबसे विचार कर लेना चाहिए। गुरु अच्छे परिणाम देंगे हमेशा बढ़िया, शुक्र शनि राहु ये आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, इस वजह से इनकी दशा में संतुलन बनाना होगा, दाम्पत्य को रोक करके रखना होगा, कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, पार्टनर बनाते समय विचार करना होगा, बदलते समय विचार करना होगा, स्थानांतरण के योग बनेंगे, कई बार इधर की उधर और उधर की इधर चीजें होती हैं, जीवन अस्त व्यस्त होता है। राहु और केतु की स्थिति में, राहु के बारे में बताई मैंने, वो थोड़े कमजोर होंगे, वस्तुतः राहु को चेक करते हैं, 3 शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं त्रिक भाव में, ठीक होता है, खराब नहीं है, पर राशि के अधिपति के साथ बैठे हैं तो कुछ अच्छे परिणाम भी वो दे देंगे। और वहीं शनि के बाद राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए हमेशा अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे, केतु की दशा आपके लिए अच्छी जाएगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। और बाकी चीजें क्या छूटी हैं, मैंने धन बताया, योग बताए, भाव बताया, नक्षत्र बताए, ग्रह के जो है वो डिग्री के आधार पर उनके फल बताए, तो बाकी नहीं है कुछ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।